Hello everyone, it's Advocate Mishika Gupta and let's study together BNSS, that is old CRPC. And my main purpose to make this video is because I was studying BNSS and मेरे को रिविजन करना था. So I thought कि maybe I would be helpful to you all. And इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए. You should be having your just bare act and a pencil or pen and इसको हम डीप में नहीं पढ़ेंगे विद नॉट केस लॉज एंड ऑल. हम लोग बस इसकी रीडिंग करेंगे एंड इस में कितने सेक्शंस हैं, उनमें क्या लिखा है, उस सेक्शन का क्या मीनिंग है, क्या क्रिस्प है, सो वो सब हम समझेंगे. एंड एंड आई विल बी मेकिंग 39 to 40 लेक्चर्स एंड मतलब आई विल बी ट्राइंग 1 chapter टू कवर इन 1 lecture. सो लेट्स स्टार्ट. एंड सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक्स पता होना चाहिए, दैट इज़ BNSS में कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं एंड कितने शेड्यूल्स हैं. सो वी हैव चैप्टर 39 एंड 531 सेक्शंस एंड 2 शेड्यूल्स. एंड इसकी एनफोर्समेंट कब से हुई थी? 1 July 2024 एंड प्रेसिडेंट एसेंट इसको मिला था 25 December 2023. सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1 एंड उसका नाम क्या है? प्रीलिमिनरी. एंड उसमें 5 सेक्शंस हैं टोटल. सो फर्स्ट सेक्शन हमारा है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट. सो इसका क्या मतलब है? बेसिकली फर्स्ट इसमें 3 क्लॉजेज हैं. फर्स्ट क्लॉज बोलता है कि ये इस एक्ट का नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और ये जो पुराने CRPC को है उसको रिप्लेस करता है. सो सेक्शन क्लॉज 2 बात करता है कहाँ कहाँ पर ये एक्सटेंट है. ये बेसिकली हमारी पूरे इंडिया में एक्सटेंट है, पूरे इंडिया में लागू है. एंड इसके लेकिन जो चैप्टर 9, 11 एंड 12 जो चैप्टर्स हैं वो हमारे ट्राइबल एरियाज़ में और नागालैंड में एप्लीकेबल नहीं है. लेकिन अगर वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है इनको एप्लीकेबल करना तो वो कर सकती है नोटिफिकेशन इशू करके. सो अब इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं जिसमें ट्राइबल एरियाज़ का मतलब समझाया है. सो वो एरियाज़ जो 21 जनवरी 1972 से पहले असम के ट्राइबल एरियाज़ में आते थे, जिन्हें 6th शेड्यूल के पैराग्राफ 20 में डिफाइन किया गया है. और इसमें एक चीज़ बताई गई है, लेकिन जो शिलोंग की म्यूनिसिपैलिटी के अंडर के एरियाज़ हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है. ओके, सो यस, यही इसमें बताया है. नेक्स्ट क्लॉज 3 बात करता है कमेंसमेंट की. तो ये कमेंस हो चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे दिया है हमें 1 July 2024 से ये इन्फोर्स हो गया है. अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 डेफिनेशंस की. डेफिनेशंस हमारे पास A to Z हैं इसमें. एंड फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है हमारी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक. ये हमारी न्यू डेफिनेशन इंक्लूडेड है. अब ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब है? यूज़ ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ 4. किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं उसमें 4 रीजंस के लिए: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर ऑफ एविडेंस, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट कम्युनिकेशन. सो ये 4 रीजंस के लिए कोई भी अगर कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ हो रहा है तो उसको हम ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज बेल. ओके, सो बेल भी हमारी न्यू डेफिनेशन है. ये पहले नहीं हुआ करती थी हमारे CRPC में. एंड बेल का क्या मतलब है? बेसिकली बेल का मतलब होता है हिंदी में ज़मानत. ओके, सो जब भी अक्यूज को कोर्ट या पुलिस की परमिशन से कुछ कंडीशंस पर जेल से टेम्प्रेरी रिलीज़ किया जाता है, उसे हम बेल कहते हैं. बेसिकली इन शॉर्ट समझें, रिलीज ऑफ पर्सन फ्रॉम कस्टडी ऑफ लॉ अपॉन सर्टेन कंडीशंस ऑन बॉन्ड या बेल बॉन्ड, उसको हम कहते हैं बेल. अब हम बात करते हैं बेलेबल ऑफेंसेस की. बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं? सो विच इज़ बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल. जो हमारे ऑफेंसेस फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल हैं वो सारे ऑफेंसेस बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं. सो अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम देख लेते हैं, D, दैट इज बेल बॉन्ड. बेल बॉन्ड क्या होता है? रिलीज ऑन अंडरटेकिंग विद श्योरिटी. इसमें श्योरिटी की जरूरत होती है तो बेल बॉन्ड होता है. और जहाँ पर विदाउट श्योरिटी अंडरटेकिंग पर रिलीज कर देते हैं उसको हम बॉन्ड कहते हैं. ठीक है, सो बेल बॉन्ड एंड बॉन्ड यही है. बेसिकली बॉन्ड में आपको थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है एंड इसमें आपको बेल बॉन्ड में आपको थर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा F, चार्ज. चार्ज क्या होता है? हेड ऑफ चार्ज, नॉट इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस. कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? जिसमें अरेस्ट विदाउट वारंट किया जाता है. आपको पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है वो सारे ऑफेंसेस में, तो उन्हें हम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहेंगे. अब नेक्स्ट हमारा आता है कंप्लेंट. कंप्लेंट हमारा क्या होता है? कंप्लेंट वो होता है कोई भी ऐसा एलिगेशन जो कि ओरली दिया गया हो या तो वो रिटर्न में दिया गया हो. किसको दिया होना चाहिए? मैजिस्ट्रेट को, ओरल में या फिर राइटिंग में. बट इसमें एक चीज़ और बात बताई गई है, जो पुलिस रिपोर्ट होती है ना, जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पुलिस रिपोर्ट बनाते हैं
तो जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं उसको भी कंप्लेन माना जाएगा, ठीक है। सो जो जब भी कोई भी इंसान ओरल में या फिर राइटिंग में कंप्लेन करता है मैजिस्ट्रेट को, उसको हम कंप्लेन कहते हैं। लेकिन अगर हम कंप्लेन पुलिस ऑफिसर को करेंगे तो फिर वो कंप्लेन नहीं मानी जाएगी, इसमें कंप्लेन हमेशा मैजिस्ट्रेट को की जाती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये भी एक न्यू डेफिनेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन ऑफ एनी, रिटर्न हो, वर्बल हो, पिक्टोरियल हो, वीडियो कंटेंट हो, इनका कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम किससे? बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी दे रखे हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो प्लेयर, कैमरा, अदर वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस और अदर में डाल के उन्होंने बहुत एक वाइड स्कोप छोड़ दिया है, कोई भी हो सकते हैं वो, ठीक है। अब हम ट्रांसमिट किसको कर रहे हैं? वन पर्सन से दूसरे पर्सन तक हो सकता है, वन डिवाइस से अनदर, वन पर्सन टू डिवाइस एंड डिवाइस टू पर्सन, कुछ भी हो सकता है। सो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन उसको कहा गया है, ठीक है। ओके, सो जे, नाउ जे इज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट बता रहा है इसमें किसी भी स्टेट का जो हाईएस्ट कोर्ट होता है उसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। सेकंड बता रहा है यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन वहाँ एक्सटेंड किया गया होता है, वही एप्लीकेबल होता है उस पर। अब बाकी यूनियन टेरिटरीज के लिए इन्होंने बताया जो सबसे बड़ा क्रिमिनल अपील कोर्ट होता है ना, उसी को हाई कोर्ट माना जाता है। ओके, सो दिस वॉज हाई कोर्ट। अब बात कर लेते हैं के, दैट इज इंक्वायरी। इंक्वायरी में क्या होता है? जब भी मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ट्रायल के अलावा कोई भी लीगल इन्वेस्टिगेशन करता है ना, उसको हम इंक्वायरी कहते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, एक बात याद रखना, इंक्वायरी हमेशा मैजिस्ट्रेट या कोर्ट करता है और इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस ऑफिसर करता है, ठीक है। तो अब इन्वेस्टिगेशन में ये बताना चाह रहे हैं, जब पुलिस या मैजिस्ट्रेट का ऑथराइज्ड पर्सन किसी केस के एविडेंसेस कलेक्ट करता है तो उस प्रोसीजर को हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। और इसमें ये बात याद रखना, कोई भी इंसान हो सकता है इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अगर वो मैजिस्ट्रेट से ऑथराइज्ड है तो, ठीक है। अगर मैजिस्ट्रेट ने किसी को कहा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो वो भी पर्सन इंक्लूड होगा इसमें। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव जुडिशियल प्रोसीजिंग। ओके, जुडिशियल प्रोसीजिंग का क्या मतलब है? कोई भी लीगल प्रोसीजिंग जिसमें एविडेंस ओथ पर लिया जाए उसको हम जुडिशियल प्रोसीजिंग कहेंगे। नेक्स्ट इज लोकल ज्यूरिस्डिक्शन। लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट या अपनी मतलब पावर्स को एक्सरसाइज करेगा उसको हम लोकल ज्यूरिस्डिक्शन कहेंगे, ठीक है। कोर्ट या फिर मैजिस्ट्रेट अपनी पावर्स को जितने भी एरिया में लोकल एरिया में अपनी एक्सरसाइज करेगा उसको हम लोकल ज्यूरिस्डिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी यहाँ पर पुलिस के पास कोई राइट नहीं है आपको अरेस्ट करने की विदाउट वारंट। देन वी हैव नेक्स्ट पी, नोटिफिकेशन। मतलब नोटिफिकेशन कोई भी जब भी जो भी ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है ना उसको हम नोटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ मतलब ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दी जाती है उसको नोटिफिकेशन कहते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। अब नेक्स्ट आता है क्यू, दैट इज ऑफेंस। ऑफेंस क्या होता है? कोई भी एक्ट या ओमिशन जो लॉ के हिसाब से पनिशेबल होता है वो सारे ऑफेंसेस माने जाते हैं। अब इसमें एक चीज़ और इसमें लिखी हुई है, जो कैटल ट्रेसपास एक्ट होता है 1871, उसका जो सेक्शन नंबर 20 है वो उसके जितने भी केसेस हैं वो भी ऑफेंस में ही इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हमारा है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। अब इसमें ना एक चीज़ बोली जा रही है, मानो वहाँ पर ना पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज नहीं है, ठीक है। तो कोई भी जो नेक्स्ट सीनियर ऑफिसर होगा ना वहाँ पर अवेलेबल होगा उसको हम इंचार्ज मान लेते हैं। और इसमें एक चीज़ बताई गई है कि जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है ना उसको हम SHO भी बोल देते हैं। एंड एक बात और कि ये हमेशा ना कांस्टेबल रैंक से अबव वाला ही बंदा होता है, उसी को हम ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बनाते हैं, कांस्टेबल रैंक वाले को नहीं बनाते हैं, उसकी रैंक से ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव प्लेस। प्लेस में ये लोग इंक्लूड क्या कर रहे हैं? प्लेस में हर चीज़ आती है, हाउस, बिल्डिंग, वेसल, टेंट, व्हीकल, हर चीज़ प्लेस में आती है। नेक्स्ट वी हैव पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट क्या होता है? तो पुलिस रिपोर्ट ना वो रिपोर्ट होती है जब पुलिस ऑफिसर के द्वारा जब मैजिस्ट्रेट को जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है ना 193 सब क्लॉज 3 के सेक्शन में, उसी को हम पुलिस रिपोर्ट बोल देते हैं। सो बेसिकली वो कोई भी मतलब बेसिकली जो 193 सेक्शन वाली जो सब क्लॉज 3 के अंडर वाली जो रिपोर्ट होती है ना, जब वो मैजिस्ट्रेट को सबमिट करता है उसी को हम पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन क्या हो गया? कोई भी ऐसा एरिया जिसे स्टेट गवर्नमेंट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर देती है उसको हम पुलिस स्टेशन बोल देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? जो गवर्नमेंट की तरफ से क्रिमिनल केसेस को हैंडल करता है, उसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। देन वी हैव सब डिवीजन। सब डिवीजन क्या होता है? मीन्स अ सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का सब डिवीजन होता है तो सब डिवीजन।
देन वी हैव नेक्स्ट समन्स केस। अब समन्स केस और वारंट केस ये दो इंपॉर्टेंट है, विक्टिम तो छोटू सा है। केस समन्स केस क्या होते हैं, जो छोटे ऑफेंसेस वाले केस होते हैं, मतलब अप टू 2 years वाले जो केसेस होते हैं ना, वो सारे समन्स केस होते हैं। देन हमारा इसमें बीच में आता है विक्टिम। विक्टिम कौन होता है, वो इंसान जो जिससे परेशानी हुई हो, जो सफर्ड इंसान होता है, उसे हम विक्टिम कहते हैं। जिसने कोई लॉस इंजरी हुई हो, उस इंसान को विक्टिम कहते हैं। इसमें एक चीज़ और है, जो उसके गार्जियन होते हैं, जो उसके लीगल हायर्स होते हैं, उनको भी हम विक्टिम में ही इंक्लूड करते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव लास्ट, दैट इज वारंट केस। वारंट केस वो होते हैं जो भी ऑफेंसेस पनिशेबल होते हैं डेथ, मतलब डेथ से, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से, बेसिकली जो भी सारे केसेस 2 years की ज़्यादा पनिशमेंट्स वाले जो केसेस होते हैं ना, वो सारे वारंट केसेस होते हैं। तो वो थोड़े से सीरियस होते हैं नेचर, ठीक है। सो मतलब बेसिकली 2 साल से जितने से भी ज़्यादा पनिशमेंट, डेथ हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, कुछ भी हो, तो 2 साल से ज़्यादा पनिशमेंट वाले केसेस वारंट केसेस होते हैं। समन केस छोटे लेवल पे होते हैं, 2 साल तक की सज़ा वाले, और जो 2 साल से ज़्यादा वाली सज़ा के होते हैं वो होते हैं वारंट केसेस। सो येस, दिस इज सेक्शन नंबर 2 वी हैव कंप्लीटेड। एंड नाउ अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 3, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस की। सो सेक्शन नंबर 3 हमारा बात कर रहा है, इसमें बेसिकली हमें ये बताया गया मैजिस्ट्रेट का क्या मतलब होता है, मैजिस्ट्रेट के क्या फंक्शंस होते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के। सो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर कहीं पर भी आपको BNSS में मैजिस्ट्रेट लिखा है तो उसका हमें क्या मतलब समझना है। हमें उसका यही मतलब समझना है, अगर GM आपको कहीं पर भी लिखा है मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, तो इसका मतलब यही होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जो उस एरिया में जुरिस्डिक्शन रखता है। और अगर सेकेंड क्लास लिखा है तो वो उस एरिया में जो जुरिस्डिक्शन रखता है वही JMSC हो जाएगा। अब इसमें हम बात कर लेते हैं, मेन जो सेक्शन का मतलब है वो ये है मैजिस्ट्रेट के फंक्शंस। हम सबसे पहले बात करेंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के क्या क्या फंक्शंस हैं। सो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एविडेंस के एनालिसिस करते हैं, डिसीजन लेना हो, किसी इंसान का पनिशमेंट, पेनल्टी या कस्टडी में भेज सकते हैं वो। अगर ट्रायल के लिए कोर्ट भेजना हो तो वो भी कर सकते हैं। सो ये उनके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सारे फंक्शंस हैं। अब हम बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के क्या फंक्शंस होते हैं। बेसिकली इनके ना एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के फंक्शंस होते हैं। बेसिकली किसी का लाइसेंस देना, सस्पेंड करना, कैंसिल करना, ये सारे काम ना एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के होते हैं। प्रोसिक्यूशन को से अप्रूव या विड्रॉल कराना, ये सारा काम जो भी है लाइसेंस वगैरह का, ये सब हमारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट देखते हैं। और सो अगर हम शॉर्ट में समझें एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की क्या पावर्स हैं, सो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की है, एग्जीक्यूटिव नेचर की है, ग्रांट जैसे कि ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस, सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, सैंक्शनिंग अ प्रोसिक्यूशन, विड्रॉइंग फ्रॉम अ प्रोसिक्यूशन, तो ये सब सारे काम होते हैं वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के होते हैं। अब हम ये सेक्शन हो गया हमारा। देन लास्ट 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन नंबर 4 है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर BNS एंड अदर लॉज। तो जितने भी BNS मतलब पुराना वाला IPC और जो भी अदर लॉज का जो भी ट्रायल है वो BNSS के अकॉर्डिंग ही चलेगा, ठीक है। अगर दूसरे लॉ में नहीं लिखा हुआ है तो BNSS के अकॉर्डिंग ही चलेगा। देन 5th हमारा सेविंग क्लॉज है, ये बता रहा है कि अगर अदर लॉज में प्रोसीजर लिखा है कुछ भी है तो अदर लॉज प्रिवेल कर जाएंगे ओवर BNSS, ठीक है। सो यस, हमने चैप्टर 1 को यहाँ कंप्लीट कर लिया। एंड अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए यू कैन कमेंट इट डाउन, आई विल शेयर विद यू ऑल। एंड अगर आपको कोई भी फीडबैक हो सो यू कैन कमेंट इट डाउन, आई ट्राई टू वर्क ऑन इट। एंड बस अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, वरना जाने दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।